हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, और इस वीडियो का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम देखने वाले हैं गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश को कंप्लीट। तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो भी पॉइंट है उनको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको वो याद हो जाए। हम इस वीडियो में देखेंगे स्कंदगुप्त की उपाधि से। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था, जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। और जो कुमारगुप्त प्रथम था उसका उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो वो रहा 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। इसको आप याद रखेंगे। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर जो स्थित है सुदर्शन झील, उसका पुनः निर्माण कराया था। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और उस वीडियो का एक एक पॉइंट आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि स्कंदगुप्त की उपाधि क्या क्या थी। तो स्कंदगुप्त की उपाधि यहाँ पर दो हैं, एक तो है देवराय और एक है शक्रादित्य। तो दोनों उपाधि को आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रगुप्त जो स्कंदगुप्त है उसकी उपाधि क्या है। तो स्कंदगुप्त की उपाधि देवराय और शक्रादित्य थी। हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी आप याद रखेंगे। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। और हुणों के आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता कहाँ पर है? तो ये याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो अभिलेख है वो ऐसा अभिलेख है जिसमें हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, हुणों की जो एक सेना होती थी तो उनका एक प्रमुख था। तो उनके प्रमुख को क्या बोला जाता था? जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था मिहिर कुल। मिहिर कुल नाम से उसको जाना जाता था। और जो नॉर्मल जो व्यक्ति होते थे, सामान्य लोग जो होते थे, उनको म्लेच्छ कहा जाता था। तो हुणों को क्या बोलते थे? म्लेच्छ बोलते थे। और हुणों के प्रमुख को बोला जाता था मिहिर कुल। तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसको आप याद रखेंगे। भानुगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसको आप पॉइंट को एक एक को जरूर देखिएगा। जैसे गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, मतलब गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई होती थी तो वो होती थी देश। क्या बोलते थे? देश बोलते थे। और गुप्त काल में देश के राजा को गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप्ता। तो यहाँ पर याद रखिए, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक भानुगुप्त, और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो देश थी। और गुप्त काल में देश का जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसको गोप्ता कहा जाता था। गुप्त काल की एक इकाई और थी जिसे भुक्ति कहा जाता था। क्या बोलते थे? भुक्ति। और इसके शासक को उपरिक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में जिसको देश कहा जाता था उसका शासक जो होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। और एक इकाई और थी भुक्ति, तो उसके शासक को उपरिक कहते थे। क्या बोलते थे? उपरिक बोलते थे। गुप्त काल में जो पुलिस विभाग होता था तो उसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसको बोलते थे दंडपाशिक। क्या बोलते थे? दंडपाशिक। यानी कि जैसे पुलिस विभाग है तो वो दंड देता था, तो उसको बोलते थे दंडपाशिक। और पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे, जो हवलदार होते थे, उसको चाट एवं भाट बोला जाता था। चाट एवं भाट, तो उनको इस नाम से जाना जाता था। और जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक बोलते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम मानी जाती है, और सबसे बड़ी इकाई को आप याद रखिएगा देश बोला जाता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, यानी कि जो उसमें नियम चलते थे उसके ग्राम यानी कि गांव में, तो वो कौन चलाता था? जो ग्राम सभा थी, एक ग्राम सभा थी, वो उसको संचालित करती थी। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था, जो नियम बनाता था, उसको ग्रामिक बोला जाता था। जैसे गांव में अब प्रधान बनता है उस तरीके से ग्राम में वहाँ पर ग्रामिक बोला जाता था। तो इसको आप ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। ग्राम सभा के अन्य जो सदस्य होते थे उनको मेहत्तर बोला जाता था। मतलब जो गुप्त काल में जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते थे, जो अन्य सदस्य जो नॉर्मल लोग होते थे, उनको मेहत्तर बोला जाता था। और उनमें से जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक बोला जाता था। जैसे आज हम गांव में प्रधान बोलते हैं।
गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था, तो इसको भी आप याद रखिए। गुप्त काल में सिंचाई के लिए यंत्र होता था रहट, रहट या फिर घंटी। इन दोनों यंत्र को आप याद रखिए, रहट बोलते थे या फिर घंटी बोलते थे। तो इन यंत्र को यूज करके जो खेतों की सिंचाई होती थी उनको किया जाता था। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था, तो उज्जैन को गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र है उसको माना जाता है। तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र है वो कहाँ पर था, उज्जैन में। तो याद आपको रखना ही होगा। गुप्त काल के राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ये हमने पहले भी जिक्र किया है कि गुप्त काल के राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और इन मुद्राओं का अभिलेखों में क्या कहा गया, इन मुद्राओं को क्या कहा गया कि अभिलेखों में जो लिखा हुआ है इन मुद्राओं का नाम वो क्या है, तो दिनार इनको बोला जाता था। यानी गुप्त काल के राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और इन स्वर्ण मुद्राओं को कहा क्या जाता था, तो इनकी जानकारी मिलती है अभिलेखों से। तो अभिलेखों में इन मुद्राओं को दिनार बोला गया। क्या बोला गया था, दिनार। ये दिनार बोलते थे जो सोने के सिक्के होते थे। अब देखिए गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य वो मिले थे, वो कहाँ पर मिले थे, यानी कि गुप्त काल जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित था। तो इसमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ पर मिले, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, तो देवगढ़ में मिले थे। और देवगढ़ कहाँ पर है, झांसी में। ठीक है, देवगढ़ यानी झांसी। और इसमें दशावतार मंदिर मिला था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सबूत मिले थे, ये साक्ष्य मिले थे कि गुप्त काल में जो लोग थे वो वैष्णव धर्म के लोग थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अजंता की गुफाओं के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो टोटल जो संख्या है अजंता की गुफाओं की, टोटल संख्या कितनी है, इसको याद रखिएगा, 29 जो है वो टोटल अजंता की गुफाएं हैं। और इनमें से जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं वो 17 और 18 संख्या की हैं। मतलब 17 और 18 जो है वो क्या है, गुप्त काल की गुफाएं हैं, 17 और 18 नंबर की। ठीक है, और कहाँ पर बुद्ध से संबंधित उनके जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं का वर्णन और चित्र मिलते हैं। तो एक अजंता की गुफा है, गुफा नंबर 17। तो उसमें जो है ये बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं का वर्णन और वहाँ पर चित्र भी मिलते हैं। जो अजंता की गुफा है, गुफा नंबर 17। अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, मतलब जो भी उसमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले वो किस शाखा के मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बटा था। एक तो था महायान और दूसरा था हीनयान। तो महायान के जो लोग थे वो दूसरों के बारे में सोचते थे, हीनयान के जो लोग थे वो केवल अपने बारे में सोचते थे। तो यहाँ से 2 गुट में यानी कि 2 भागों में ये बट गया था। तो बौद्ध धर्म की कौन सी संस्था से संबंधित जो है ये अजंता की गुफाएं हैं, तो याद रखिए महायान शाखा जो है उससे संबंधित जो इसमें साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो आपको महायान शाखा लिखनी है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो सबसे प्रसिद्ध कवि माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास को। किसको माना जाता है, कालिदास को। और कालिदास की ही एक पुस्तक रचित है जिसको बोला जाता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, तो जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है, उसको किसने लिखा था, कालिदास ने। और ये कौन थे, संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुए वो कालिदास हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था, तो इसका नाम आपको याद रख लेना है, धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आयुर्वेदाचार्य था यानी कि जो वैद्य था वो कौन था, उसका नाम धन्वंतरी था। इसको आप याद रखेंगे। और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, तो एक ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा हुआ है। और ये किस काल का है, ये गुप्त काल का है। तो गुप्त काल में जो पंचतंत्र
ग्रंथ लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो नाम याद रखिए विष्णु शर्मा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। और पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसकी भाषा क्या है, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ था, इसको आप याद रखेंगे, संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा हुआ था। यानी कि संसार में सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, पंचतंत्र। इसके लेखक कौन है, यानी कि ये किसके द्वारा रचित है, ये है विष्णु शर्मा के। और ये पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत इसकी भाषा है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके भी नाम आपको देख लेने हैं। एक है आर्यभट्टयम और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। ये दो ग्रंथ आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। तो कौन कौन से, आर्यभट्टयम और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। तो किसने यह सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सबसे पहले जो बताया था वो बताया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य के चारों तरफ जो है वो धरती घूमती है। चंद्रगुप्त के यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके राजदरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे, उनको याद रखिएगा। कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद रहे। पहले थे आर्यभट्ट, दूसरे वराहमिहिर, तीसरे धन्वंतरी और चौथे थे ब्रह्मगुप्त। तो ये चारों को आपको याद रखना है, ये चार से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान, नंबर 1 आर्यभट्ट याद रखना है, दूसरा वराहमिहिर याद रखना है, तीसरा धन्वंतरी और चौथा आपको याद रखना है ब्रह्मगुप्त। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का क्या, मतलब चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा रुपये का इसको कहा जाता था कि चांदी के सिक्के जो थे गुप्त काल में चलाए जाते थे उसको रुपये का बोला जाता था। जैसे अब हम रुपया बोलते हैं तो वहाँ पर चांदी के सिक्कों को रुपये का बोला जाता था, किसमें, गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल से हुआ, तो यहाँ पर भी गुप्त काल को याद रखेंगे। तो गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जो है वो जन्म हुआ था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। यानी कि गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा गया, जो भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं पुष्यभूति वंश या फिर इसको बोलते हैं वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश दोनों ही एक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक खुद पुष्यभूति थे। कौन थे, पुष्यभूति। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, ये बनाई थी थानेश्वर में। कहाँ पर, थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ है, ये हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित है और वर्तमान में इसको थानेसर नाम से जाना जाता है। तो थानेश्वर जो पुष्यभूति ने अपनी राजधानी बनाई थी तो वो अब थानेसर नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के करनाल जिले में। इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन है, तो देखिए पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है प्रभाकर वर्धन को। किसको, प्रभाकर वर्धन को। तो स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन, किस वंश का, पुष्यभूति वंश का। इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था, तो ये भी प्रभाकर वर्धन ही था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की उपाधि को याद रखेंगे तो पहली इसकी उपाधि थी परम भट्टारक। क्या थी, परम भट्टारक। और दूसरी थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज और परम भट्टारक प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी, इन दोनों को आप याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था, यशोमती। और इनके दो पुत्र थे, एक तो राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था राज्यश्री। तो इनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। शशांक किस धर्म का अनुयायी था, तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसको आप याद रखेंगे। और इसी ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट कि किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। और ये किस धर्म का शासक था, ये था शैव धर्म का, ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। राज्यवर्धन के बाद
कौन गद्दी पर बैठा? तो राज्यवर्धन के बाद गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का ही दूसरा नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। इसको याद रखिएगा। और हर्षवर्धन की जो उपाधि थी उसको आप याद रखिए, परम भट्टारक। क्या थी? परम भट्टारक। इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित तो कर दिया था और पराजित करने के बाद कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, यानी कि शशांक को पराजित किसने किया था? हर्षवर्धन ने। और जो कन्नौज था उसका जो राज्य था उस पर उसने अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड यानी कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, किस स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया, या फिर ये आता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो यहाँ पर तीनों के क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा नदी को आपको याद रखना है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा, तो नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में हर्ष की विजय हुई थी, यानी कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग, देखिए ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, ह्वेनसांग। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग इसका नाम याद रखिएगा। और यात्रियों का राजकुमार भी इसी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? तो यात्रियों का राजकुमार जो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? ह्वेनसांग को। और इसे जो है नीति का पंडित या फिर वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, तो ह्वेनसांग को आप याद रखिए। देखिए ह्वेनसांग से ये क्वेश्चन बनते हैं कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। और नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना और दूसरा जो बौद्ध ग्रंथ थे उसको संग्रहित करके यानी कि इकट्ठा करके ले जाना। ये इसका मेन उद्देश्य था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और वहाँ पर जो बौद्ध ग्रंथ है उनको इकट्ठा करके ले जाए। ये इसका मेन उद्देश्य था। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य भगवान के अनन्य उपासक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के पूर्वज किन के उपासक थे? तो किसके उपासक थे? भगवान शिव और सूर्य भगवान के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा रचित जो पुस्तकें थी वो कौन सी थी? हर्ष रचित और कादम्बरी। हर्ष रचित और कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा रची गई? बाणभट्ट के द्वारा रची गई। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित संस्कृत नाटक ग्रंथ है, एक है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा है नागानंद। तो इनको आप याद रखिए कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों जो ग्रंथ है ये संस्कृत नाटक के ग्रंथ हैं। और ये किसने रचे थे, किसके द्वारा लिखित है? ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ये हर्षवर्धन को ही माना जाता है। यानी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को ही माना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यूनिट नंबर 21 लूसेंट में है। अब देखिए पल्लव वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर रखिएगा जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। इनका शासनकाल 1575 से 600 ईस्वी तक रहा।
तो शासनकाल का टाइम कितना है 1575 से 600 ईस्वी। और संस्थापक किसके थे सिंह विष्णु, पल्लव वंश के। और इससे ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, कांची। और कांची कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। और अब क्या है, कांचीपुरम। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो कांचीपुरम पड़ता है उसको सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी बनाई थी। सिंह विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब देखिए किरातार्जुनियम के लेखक को आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक नाम है भारवी। भारवी जो नाम है ये किरातार्जुनियम के लेखक हैं, और भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो देखिए किरातार्जुनियम के लेखक कौन है, भारवी। भारवी किसके दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कौन थे, पल्लव वंश के संस्थापक। ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा। पल्लव वंश के प्रमुख शासक को याद रखिए, और इनका जो शासनकाल है उनको आपको देख लेना है। सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका शासनकाल 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रहा। दूसरे थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका शासनकाल 630 से 668 तक रहा। और इसके बाद जो आए महेंद्र वर्मन द्वितीय, इनका शासनकाल 668 के बाद शुरू हुआ, 670 पर खत्म हो गया, यानी कि केवल 2 साल। उनके बाद आए परमेश्वर वर्मन प्रथम, तो इनका 670 से 680 चला, 10 साल। नरसिंह वर्मन से द्वितीय इनके बाद आए, इनका चला 704 से 728। और यहाँ पर देखिए नंदीवर्धन द्वितीय, इनका चला 731 से 795 ईस्वी तक। तो इन क्वेश्चनों को आपने देखा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में कमेंट करके एक अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों या फिर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।